गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एंड एंटी डोपिंग बिल्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 पास कर दिया है। तो ये जो है एक ओवरहॉल कर रहा है हमारे इंडिया के स्पोर्ट्स गवर्नेंस को और एंटी डोपिंग फ्रेमवर्क को। इवन जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी डिस्क्राइब किया है इन रिफॉर्म्स को एज द सिंगल बिगेस्ट स्पोर्ट्स रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस। तो अगर हम नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल देखें, ये ट्रांसफॉर्म करना चाहता है इंडिया की स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बॉडीज़ जैसे कि नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल पैरालंपिक कमेटी, नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस फॉर डेजिग्नेटेड स्पोर्ट्स। तो जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड होगा वो रिकग्निशन देगा नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ को, रजिस्टर करेगा एफिलिएटेड यूनिट्स को, मॉनिटर करेगा कंप्लायंस को। इसके पास पावर होंगी फेडरेशंस को डी रिकग्नाइज करने की भी, जब वो फेल हो जाएंगी, अगर कुछ फेयर इलेक्शंस करने में मिसमैनेज करेंगी फंड्स को या ग्रॉस इरेगुलरिटीज़ कमिट करेंगी। ऐसे ही नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल है जो कि एक जुडिशियल बॉडी होगी जिसके पास सिविल कोर्ट जैसी पावर्स होंगी रिजॉल्व करने के डिस्प्यूट्स, जिसमें कि सिलेक्शन, इलेक्शंस या गवर्नेंस ऑफ फेडरेशंस देखी जाएंगी। अब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के कुछ मेजर्स भी लिए गए हैं, जैसे जितनी भी नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट फंडिंग मिल रही है वो आरटीआई एक्ट के अंदर आ जाएंगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे बीसीसीआई, वो आउटसाइड आरटीआई रहेगा जब तक उसको गवर्नमेंट से सब्सटैंशियल फंडिंग नहीं मिलेगी। अब लीडरशिप प्रोविजंस भी हैं इसमें, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं जिनकी 70 से 75 की एज है वो कंटेस्ट कर सकेंगे इलेक्शंस अगर इंटरनेशनल फेडरेशन रूल्स उन्हें अलाउ करते हैं। तो इससे पहले क्या था कि 70 साल का कैप लगा हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल फेडरेशन रूल्स कहते थे कि 75 तक के एज का जो है वो कंटेस्ट कर सकता है। तो ये एक मिसमैच था। अब हम देखते हैं नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल क्या है। ये इंडिया के एंटी डोपिंग लॉज को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के साथ अलाइन कर रहा है। अब ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस दी जा रही है नाडा को, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को, ताकि बिना गवर्नमेंट ओवरसाइट के ये काम कर सके। फिर नेशनल एंटी डोपिंग बोर्ड जो है वो विदाउट पावर्स रहेगा ताकि ओवरसी करने के लिए नाडा को और इन्फ्लुएंस करने के लिए उसके ऑपरेशंस को, ताकि कंप्लायंस हो सके ग्लोबल एंटी डोपिंग नॉर्म्स के साथ। अब इंडिया अपनी कमिटमेंट दिखा रहा है इंटरनेशनल एंटी डोपिंग स्टैंडर्ड्स के और यूनेस्को के कन्वेंशन के साथ अपने आप को अलाइन कर रहा है, ठीक है, ताकि एथलीट के राइट्स को और जो है वो फेयर प्ले को इंश्योर किया जा सके। अब ये सब क्यों किया गया है? क्योंकि लेजिस्लेशन जो है ये इसलिए लाए गए हैं क्योंकि इंडिया जो है वो समर ओलंपिक्स के लिए बिड करना चाहता है 2036 के। तो उसके लिए जो है अपनी जो है वो रिफॉर्म्स कर रहा है। प्रोविजंस ये भी हैं कि ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन स्पोर्ट्स को बढ़ाया जाए, फिर अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स की जाए, रिड्यूस की जाए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो ये जो है फ्यूचर, अगर हम इसका आउटलुक देखें तो ये स्ट्रीमलाइन करेगा गवर्नेंस को स्पोर्ट्स फेडरेशंस में, बिल्ड करेगा स्ट्रॉन्गर एंटी डोपिंग मैकेनिज्म्स, बूस्ट करेगा इंडिया के मेडल प्रॉस्पेक्ट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में। लेकिन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड होगी कि इसकी इन्फोर्समेंट कितनी इफेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं परमानेंट रिमूवल ऑफ स्ट्रे डॉग्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई है जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद अथॉरिटीज़ को कि वो अर्जेंटली राउंड अप करें, शिफ्ट करें स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर्स में। तो बेंच ने एम्फेसाइज किया है कि सेफ्टी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर सेंटिमेंट्स ऑफ सिटीजन्स, और सिटीजन्स को कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए जब वो फ्रीली जब वो मूव करते हैं तो उनको बिना किसी फेयर ऑफ डॉग बाइट्स के वो मूव कर सकें। तो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जब तक आप पेट ओनर्स को अकाउंटेबल नहीं बनाते तब तक ये जो फेयर से के बिना घूमने वाले जो ये ऑब्जेक्टिव है ये तब तक पूरा नहीं हो पाएगा और ये प्रॉब्लम परसिस्ट करेगी। सिर्फ स्ट्रे डॉग्स ही प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया के पास लगभग 60 मिलियन स्ट्रे डॉग्स हैं और डॉग बाइट्स लगभग हर 10 सेकंड में होती है, जिसमें कि हम देखें तो लगभग 3 मिलियन एनुअली हम ये डॉग बाइट्स रिपोर्ट करते हैं, जिसमें से लगभग 5000 फैटेलिटीज़ भी हैं। रेबीज से हर 2 लोग जो है वो हर 3 घंटे में मर जाते हैं। स्ट्रेस जो हैं वो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स भी पोज करते हैं। अगर हम देखें तो पेट डॉग पॉपुलेशन लगभग 30 मिलियन थी 2024 में, और ये 10 से 15% जो है वो एनुअली ग्रो हो रही है अलॉन्ग साइड दी एक्सपेंडिंग डॉग फूड मार्केट।
300 करोड़ की पेट डॉग इंडस्ट्री भी है जो कि डबल हो जाएगी बाय 2030। इंडिया के जो पास्ट अटैम्प्ट्स थे स्ट्रे डॉग्स को टैकल करने के लिए वो इनफेक्टिव रहे हैं क्योंकि पार्शियल एलिमिनेशन ही हो पाया है, और उसकी वजह से जो है वो रिड्यूस्ड कंपटीशन की वजह से और ज़्यादा ब्रीडिंग होती है स्ट्रेज में। 1992 से स्टेरिलाइजेशन की जाती है अंडर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001, जो कि अभी तक का प्रेफर्ड मेथड है। लेकिन जब स्टेरिलाइजिंग 6 से 12 महीने के अंदर लगभग 2/3 पॉपुलेशन की ना हो तब ये एफर्ट फेल हो जाता है। अभी क्या है कि एनजीओज़ की कैपेसिटी लिमिटेड है और सिटीज़ जो हैं वो रेयरली इस टारगेट को मीट कर पाती हैं, ठीक है। तो अभी तक कोई भी नेशनल लॉ नहीं है जो मैंडेट करता है पेट रजिस्ट्रेशन को, स्टेरिलाइजेशन को, वैक्सीनेशन को, और बहुत से ओनर्स जो हैं अपने अनवांटेड डॉग्स को अबैंडन कर देते हैं और उनको फिर स्ट्रेज के साथ ब्रीड करने के लिए छोड़ देते हैं। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो पेडिग्रीड पेट्स हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल ड्राइव्स में उनको टारगेट करेंगे अगर, तो आप इंसेंटिव्स दो रजिस्ट्रेशन और स्टेरिलाइजेशन के, हैवी टैक्सेस इम्पोज करो ब्रीडिंग पेट्स पर, ठीक है। तो हम ग्रोइंग ट्रेंड देख रहे हैं कि स्ट्रे डॉग्स को फीड किया जाता है बिना उनको अडॉप्ट किए, जिसकी वजह से वो टेरिटोरियल और एग्रेसिव हो जाते हैं। अबेंडन पेट्स या प्रॉक्सी फेड डॉग्स जो हैं वो ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करते हैं रादर दैन जो ट्रू स्ट्रे डॉग्स हैं। एक्सपर्ट्स ने लिंक किया है इस बिहेवियर को इररिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप और स्ट्रे फीडिंग के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया है कि कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इस स्ट्रे डॉग रिमूवल के ऑर्डर्स को, उसको लीगल एक्शन फेस करना होगा, और अकाउंटेबिलिटी जो है वो फीडर्स की भी अपकमिंग हियरिंग्स में एक्सटेंड की जाएगी। तो अगर हम हाईलाइट देखें जजमेंट की, तो जजमेंट कह रही है कि स्ट्रेज को पिकअप किया जाए फ्रॉम ऑल एरियाज़। अथॉरिटीज़ जो है वो शेल्टर्स और पाउंड्स जो हैं वो कम से कम 5,000 डॉग्स का विद इन 6 to 8 वीक्स जो है वो एस्टैब्लिश करें, जिसमें एडिक्वेट स्टाफ हो। जितने भी कैप्चर्ड डॉग्स हैं वो स्टेरिलाइज्ड हों, वैक्सीनेटेड हों। स्ट्रिक्ट सीसीटीवी सर्वेलेंस हो शेल्टर्स का, कोई भी डॉग रिलीज़ ना हो। एम्फेसिस रहे प्रोटेक्ट करने में इन्फेंट्स का और चिल्ड्रन का फ्रॉम एम्फेसिस रहे प्रोटेक्ट करने का इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को फ्रॉम रेबीज़। अथॉरिटीज़ को इंश्योर करना होगा कि इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस दी जा सके और मेंटेन किया जाए डेटा ऑन एंटी रेबीज़ वैक्सीन अवेलेबिलिटी एंड यूसेज, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रिटियम। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रीसेंट ग्लोबल ओशन मॉडल स्टडी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो की, उसने कंफर्म किया है कि जो फुकुशिमा वेस्ट वाटर था जो रिलीज़ किया गया था उससे मिनिमल इम्पैक्ट आया है ओशन वाटर्स पर। तो ट्रिटियम है क्या? एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, नेचुरली प्रोड्यूस होता है ये इंटरेक्शंस ऑफ कॉस्मिक रेज विद गैसेस इन द अपर एटमॉस्फेयर। ट्रिटियम को जो है मतलब मैन मेड भी होता है ये, जब न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन होता है। ये अकेला ऐसा आइसोटोप है हाइड्रोजन का, और ये इंटरैक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म वाटर। ये नेचुरली इन्वायरमेंट में अकर होता है बहुत ही लो कंसनट्रेशंस में। इसकी हाफ लाइफ 12.3 ईयर्स है। और इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इसको फॉस्फर के साथ कंबाइन करके आप ग्लो इन द डार्क लाइटिंग की तरह यूज़ कर सकते हो, जैसे एग्जिट साइंस में, एमरजेंसी लाइटिंग के लिए बिल्डिंग में, ठीक है, एयरपोर्ट रनवे लाइट्स में। और इसको और भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे मेडिकल रिसर्च होती है तो ट्रेसर की तरह इसको यूज़ किया जाता है हार्ट डिसीज़, कैंसर या एड्स को ट्रेस करने में। फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इसका यूज़ होता है फ्यूजन रिएक्टर्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तलाक़ हसन। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एग्री किया है कि वो एक बैच ऑफ पटिशंस हेयर करेंगे जो कि चैलेंज कर रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ तलाक़ हसन, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो तलाक़ हसन है क्या? एक टाइप ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशल फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है जो कि अनमेंशनड है अंडर इस्लाम, जो कि सिर्फ मैन दे सकते हैं एज इन दिस प्रैक्टिस। तो ये रेवोकेबल फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है। कैसे? तो कहा जाता है कि इसको अप्रूव किया गया था प्रॉफिट मोहम्मद द्वारा, और इसको सभी स्कूल्स ऑफ लॉ, मुस्लिम लॉ, इसको वैलिड मानते हैं। अब इसमें होता क्या है कि एक मैन को तलाक प्रोनाउंस करना पड़ता है अपनी वाइफ को 3 बार एक इंटरवल्स ऑफ वन मंथ के, ठीक है। तो डाइवोर्स जो है वो रिवोक माना जाता है अगर कपल जो है वो कोहैबिट कर देते हैं या फिर वो इंटीमेट हो जाते हैं उस पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस के बीच में। तो ये कैसे डिफरेंट है ट्रिपल तलाक से? ट्रिपल तलाक में तो क्या होता था, जिसको 2019 में बैन भी कर दिया गया, कि मैन जो है वो एक ही बारी में 3 बार तलाक बोलकर जो है वो तलाक ले लेता था या डाइवोर्स ले लेता था। वो इंस्टेंट होता था, इर्रेवोकेबल होता था। लेकिन तलाक़ हसन में जो है ये 1-1 महीने का जो वेटिंग पीरियड दिया है
तो ये इररेवोकेबली टर्मिनेट नहीं करता है, और ये बेसिकली मैरिज को रेवोकेबल बनाता है, मतलब कि उस 1 महीने के पीरियड में अगर वो कोहैबिट या इंटीमेट हो जाते हैं तो मैरिज जो है वो दोबारा से आ जाएगी, रिवोक हो जाएगी मैरिज। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं खेलो इंडिया अस्मिता। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग जो है वो इनाग्रेट की गई मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर्स द्वारा। तो ये विमेन को स्पोर्ट्स में प्रमोट करना चाहती है थ्रू लीग्स एंड कॉम्पिटिशन्स। बेसिकली एक अफर्मेटिव एक्शन है स्पोर्ट्स में विमेन की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। एक कोर कंपोनेंट है ये खेलो भारत नीति का, और ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है यंग गर्ल्स के लिए ताकि हिस्टोरिकल इम्बैलेंसेस एड्रेस हो सकें और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकें। 2021 में स्टार्ट हुआ और ये यूटिलाइज़ करता है लीग्स को एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू टैलेंट। ये इनिशिएटिव जो है वो नरेटिव चेंज कर रहा है अराउंड विमेन इन स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इसको जो है नोडल मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यूमोकॉकल डिसीज़। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ड्रग फर्म फाइजर ने रिसेंटली अपनी नेक्स्ट जनरेशन 20 वैलेंट न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है वो अडल्ट्स के लिए इंडिया में लॉन्च की है। 20 सेरोटाइप से ये प्रोटेक्शन देती है। तो न्यूमोकॉकल डिसीज़ क्या होती है? एक रेंज ऑफ इलनेसेस हैं जो वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करते हैं इन्फेक्शन करके बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया। तो लगभग 90 डिस्टिंक्ट न्यूमोकॉकल सेरोटाइप्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको आइडेंटिफाई भी किया जा चुका है, और स्मॉल नंबर ऑफ दीज जो हैं वो लगभग मोस्ट ऑफ द डिसीजेस को अकाउंट करते हैं। इलनेसेस में माइल्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे ईयर इन्फेक्शंस, निमोनिया हो सकता है, लेकिन कई बार लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं ब्लड स्ट्रीम की या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो न्यूमोकॉक जो है वो ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से विद रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस फ्रॉम पेशेंट्स एंड हेल्दी कैरियर्स। ट्रीटमेंट टिपिकली इन्वॉल्व करती है एंटीबायोटिक्स को। वैक्सीन्स जो हैं वो रिड्यूस करती हैं रिस्क ऑफ इन्फेक्शन स्पेशली इन यंग चिल्ड्रन एंड ओल्डर एडल्ट्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विट्ठल रुक्मिणी टेम्पल। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मराठी हिंदी लैंग्वेज रो एमर्ज हुआ है पंधारपुर के रिनोन्ड विट्ठल रुक्मिणी टेम्पल में रिसेंटली। तो विट्ठल रुक्मिणी टेम्पल क्या है? हिंदू टेम्पल सिचुएटेड इन पंधारपुर महाराष्ट्र ऑन द बैंक्स ऑफ भीमा रिवर ये लोकेटेड है। और ये लॉर्ड विट्ठोबा जो कि फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु है या कृष्ण है उनको डेडिकेटेड है। और ये क्लासिफाइड है एज वन ऑफ अमंग दी 108 अभिमान क्षेत्रम्स ऑफ वैष्णवाइट ट्रेडिशन। इसको किंग विष्णुवर्धन जो है होयसाला एम्पायर के उन्होंने बनाया था। और ये एक्सटेंसिवली टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ इन द सेकेंड हाफ ऑफ 13th सेंचुरी। इसको इन्वेडर्स ने अटैक भी किया और कम्प्लीटली डैमेज भी किया। और जो प्रेजेंट टेम्पल है ये 17th सेंचुरी में बनाया गया है और इसको डेक्कन स्टाइल में बनाया है। तो ये टेम्पल जो है पहला ऐसा श्राइन था इंडिया में जिसने विमेन और जो है पीपल फ्रॉम बैकवर्ड कैटेगरीज को एज प्रीस्ट एक्सेप्ट किया 2014 में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं धीरियो बुल फाइटिंग। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक डिस्कशन के टाइम पर स्टेट असेंबली लेजिस्लेटर्स अक्रॉस पार्टी लाइंस ने गोवा में डिमांड किया है कि बुल फाइटिंग को लीगलाइज किया जाए, जिसको धीरियो कहा जाता है गोवा में। तो बुल फाइटिंग जो है एक इंटीग्रल पार्ट है गोवा के कल्चरल फैब्रिक का। इसको हार्वेस्ट सीजन के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। ट्रेडिशनली ये पैडी फील्ड्स या फुटबॉल ग्राउंड्स ऑफ गोवा में ऑर्गेनाइज होती है। बुल फाइट शुरू होती है 2 बुल्स जब एक दूसरे से लड़ते हैं, लॉक करते हैं हॉर्न्स को, हेडबट करते हैं एक दूसरे को। तो हुआ क्या था कि हाई कोर्ट ने 1997 में डायरेक्ट किया था स्टेट को कि इमीडिएट स्टेप्स लिए जाएं हर तरह के एनिमल फाइट्स को बैन करने के लिए, इंक्लूडिंग ये धीरियो। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is National Sports Governance and Anti-Doping Bills. This topic is important for your governance section. Lok Sabha has passed the National Sports Governance Bill 2025 and National Anti-Doping Amendment Bill 2025. So these are two landmark legislations which have been described by the Union Sports Minister as the single biggest sports reform since independence. So what is this National Sports Governance Bill? It seeks to transform India's sports administration through the establishment of new bodies like National Olympic Committee, National Paralympic Committee, national and regional sports federations for designated sports. So it also envisages creation of a National Sports Board, which will grant recognition to national sports bodies, register affiliated units, and monitor compliance.
There is also National Sports Tribunal, which is a judicial body with civil court powers to resolve disputes involving selections, elections, or governance of federations. Then we have accountability and transparency measures also, in which all recognized national sports bodies which are receiving any form of government funding will fall under the RTI. Of course, there is one exception like BCCI, which still remains outside RTI unless it would be substantially funded by the government. Then administrators who are aged between 70 to 75 would be able to contest elections if they are permitted under international federation rules. So it is a change from the previous stand in which there was a cap of 70 years. Now, the National Anti-Doping Amendment Bill 2025 is aligning India's anti-doping laws with the World Anti-Doping Agency requirements. So, National Anti-Doping Agency will function without government oversight now, and this is basically addressing the concerns of the World Anti-Doping Agency regarding autonomy. The board, the National Anti-Doping Board, will have powers, but it would not be able to oversee NADA or influence its operations so that it can comply with global anti-doping norms. So basically, we are strengthening our commitment to international anti-doping standards while protecting athlete rights and ensuring fair play. Why these reforms have been taken? Because India is going to bid for Summer Olympics 2036, which requires compliance with Olympic Charter and international best practices. We are also making provisions for ensuring greater participation of women in sports, and also enforcing accountability and reducing political interference in sports. Okay, so these reforms are going to streamline governance in sports federations, build stronger anti-doping mechanisms, boost India's medal prospects in international competitions, lay the institutional foundation for India's Olympic bid. So however, successful implementation will depend on effective enforcement of these laws. Okay, so the next topic is permanent removal of stray dogs. This topic is important for your social issues. Supreme Court has directed Delhi, Noida, Gurgaon and Ghaziabad authorities to urgently round up and shift stray dogs to shelters. Bench has emphasized that safety must outweigh the sentiments of people and citizens must feel confident with moving freely without fear of dog bites. But the experts have noted that without making pet owners accountable, the problem may still persist. So India has over 60 million stray dogs, many succumbing to disease and accidents. Dog bites occur about every 10 seconds. Rabies alone kills at least 2 people every 3 hours. Strays also pose environmental hazards. In contrast, the pet dog population stood at 30 million in 2024, growing 10 to 15% annually alongside the expanding dog food market. We are also seeing 300 crore pet dog industry, which is set to double by 2030. India's past attempts to tackle stray dogs have proved ineffective, as partial elimination only reduced competition and it spurred breeding. Since 1992, sterilization under the Animal Birth Control Rules 2001 have been the preferred method, but without sterilizing at least two-thirds of the canine population within 6 to 12 months, these efforts fail. Why these fail? Because the NGO capacity is very limited and cities rarely meet this target. Currently, we have no national law which mandates pet registration, sterilization, or vaccination. So, therefore, many owners abandon unwanted dogs or let them breed with strays. Experts suggest that targeting pedigreed pets in animal birth control drives we have to offer incentives for registration and sterilization and impose heavy taxes on breeding pets. The growing trend of feeding stray dogs without adopting them makes them territorial and aggressive. Abandoned pets or proxy fed dogs behave more aggressively than true strays. Experts have also linked this behavior to irresponsible pet ownership and stray feeding. Supreme Court has also warned that anyone who would obstruct these removal orders would face legal action. And now, in the upcoming hearings, the court may extend accountability to feeders also. So, what are the key highlights of this judgment? The judgment says that strays must be picked up from all areas, prioritizing vulnerable localities. Authorities must set up shelters or pounds for at least 5,000 dogs within 6 to 8 weeks with adequate staff. All captured dogs to be sterilized and vaccinated.
There must be strict CCTV surveillance of shelters. Emphasis must be there on protecting infants and children from rabies. Authorities must ensure immediate medical assistance and maintain data on anti rabies vaccine availability and usage. So the next topic is tritium. This topic is important for your science and tech section. A recent global ocean model study by University of Tokyo and Fukushima University researchers have confirmed that Fukushima nuclear power plant's tritium wastewater release poses minimal impact on ocean waters. So what is tritium? It's a radioactive isotope of hydrogen. It is produced naturally from interactions of cosmic rays with gases in the upper atmosphere. Tritium can also be produced by man during nuclear weapons explosion. It is the only radioactive isotope of hydrogen, and like hydrogen, it reacts with oxygen to form water. It occurs naturally in the environment in very low concentrations. It has a half-life of about 12.3 years. What are the uses of it? It can be combined with phosphor to create glow-in-the-dark lighting, like what you see in exit signs, emergency lighting in buildings, and airport runway lights. It is also used as a tracer in biomedical research to study and diagnose heart disease, cancer, and AIDS. It may also be used to generate electricity in fusion reactors. So the next topic is Talaq-e-Hasan. This topic is important for your social issues. Supreme Court has recently agreed to hear a batch of petitions challenging the practice of Talaq-e-Hasan as unconstitutional. So Talaq-e-Hasan is a type of extrajudicial form of divorce mentioned under Islam, which only men can practice. So it's a revocable form of divorce under which a man needs to pronounce talaq on his wife three times, three turns at intervals of 1 month each. So basically, its duration is about 90 days. This divorce is assumed to be revoked if the couple begins to cohabit or be intimate during this period of abstinence. Okay, so how is it different from triple talaq? So triple talaq, which was banned in 2019, was instant and irrevocable. A man could divorce his wife by pronouncing talaq just in one go, three times. Okay, but Talaq-e-Hasan has a waiting period, and it has revocation of the divorce in case of cohabitation or intimation or becoming intimate. Okay. So the next topic is Khelo India Asmita. This topic is important for your governance section. So Khelo India Asmita Football League was inaugurated by Minister of State Youth Affairs in Maharashtra. So the aim is to promote sports among women through leagues and competitions. So it's an affirmative action in sports for increasing women's participation. It is a core component of Khelo Bharat Niti. It is a dedicated platform for young girls. It was started in 2021 to utilize the leagues as a platform for the identification of new talent. This initiative is changing the narrative around women in sports, helping them challenge stereotypes and become new role models. So, Minister of Youth Affairs and Sports is the Ministry of Youth Affairs is the nodal ministry for this scheme. So, the next topic is pneumococcal disease. This topic is important for your social issues. So, drug firm Pfizer has recently introduced its next generation 20-valent pneumococcal conjugate vaccine for adults in India, which would offer protection against 20 serotypes responsible for the majority of pneumococcal diseases. So, pneumococcal disease refers to a range of illnesses which affect various parts of the body, and they are caused by infection with the bacterium Streptococcus pneumonia. About 90 distinct pneumococcal serotypes have been identified throughout the world. And a small number of these serotypes account for most of the diseases. Illnesses may range from mild infections like ear infections to even pneumonia or life-threatening infections of the bloodstream and central nervous system. Pneumococci are transmitted by direct contact with respiratory secretions from patients and healthy carriers. Treatment generally involves antibiotics. Vaccines can also reduce the risk of infection, especially in young children and older adults. So the next topic is Vitthal Rukmini Temple. This topic is important for your art and culture section. So a Marathi Hindi language row has emerged at Pandharpur's renowned Vitthal Rukmini Temple recently, which is a Hindu temple situated in Pandharpur, Maharashtra,
It is located on the banks of river Bhima, also known as Chandrabhaga. It is dedicated to Lord Vithoba, a form of Lord Vishnu or Krishna. So this temple is classified as one among the 108 Abhiman Kshetrams of the Vaishnavite tradition. This temple was built by King Vishnuvardhan of the Hoysala Empire between 1108 and 1152 CE. So it's an extensive temple which was constructed in the second half of the 13th century. This temple was attacked by invaders and completely damaged. The present temple was built in the 17th century and later in the Deccan style. This temple was the first shrine in India which welcomed the people and women from backward categories as priests in 2014. So the next topic is Dhiryo bull fighting. This topic is again important for your art and culture section. Recently, during a discussion in the state assembly, legislators across party lines have demanded legalization of bull fighting, called Dhiryo in Goa. So Dhiryo bull fighting is an integral part of Goa's cultural fabric. It is organized after the harvest season. These bull fights have traditionally been held in paddy fields and football grounds of Goa. A bullfight begins with two bulls dashing at each other and locking horns. They headbutt each other and they repeatedly charge and retreat. High Court in 1997 had directed the state to take immediate steps to ban all types of animal fights, including bullfights and dhiryos. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.